समस्त देशवासियों को आज बहुत बहुत नमस्कार। आज 5 सितंबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। इस अवसर पर सभी को बधाई, शुभकामना। आज शिक्षक दिवस भी है, इसलिए हम समूचे शिक्षा जगत को प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना पूरे देशवासियों को और देश के शिक्षकों को देता हूं। इसके साथ ही साथ आज तीसरा महत्वपूर्ण दिन है। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का शहादत दिवस है। ऐसे अमरवीर सपूत, क्रांति दूत, सामाजिक परिवर्तन के नायक बिहार के लेनिन शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर मैं अपनी ओर से, सभी बिहार वासियों की ओर से और देशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं बाबू जगदेव प्रसाद जी बिहार की धरती में एक ऐसे समय पर पैदा हुए थे जिस समय वहां सामंती प्रथा चरम पर थी। जात-पात, छुआछूत, ऊंच नीच का नंगा नाच खुल्ला हो रहा था। यद्यपि समाजवादियों ने मोर्चा संभाला जरूर था, लेकिन उनकी धार उतनी पैनी नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी। ऐसे ही समय में बाबू जगदेव प्रसाद जी बिहार के जहानाबाद जनपद के नजदीक कुर्सा प्रखंड में कुरहरी गांव में पैदा हुए। 2 फरवरी 1922 को और साधारण सामान्य किसान परिवार के थे। परिवार में शिक्षा दीक्षा पहले से थी, जिसके फलस्वरूप उनके पिताजी श्री प्रयाग नारायण जी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। ऐसे परिवार में पैदा होने वाले बाबू जगदेव प्रसाद जी अपनी एमए की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से पूरी की और पूरी करने के ठीक बाद वो समाजवादियों के करीब आए। उस समय समाजवादी दो बड़े नेता की ऊंचाइयां चरम पर थी। एक श्री जयप्रकाश नारायण जी, दूसरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। दोनों के सानिध्य में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। यद्यपि बाद में कुछ वैचारिक मतभेद होने के चलते बाबू जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में कुछ अनबन सी हुई
दोनों अलग अलग हो गए। ऐसी परिस्थिति में बाबू जगदेव प्रसाद जी ने लोहिया जी का हाथ पकड़ा और साथ ही साथ समाजवादी विचारधारा के साथ साथ उन्होंने बिहार में फैली हुई सामंती व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भी नंगा नाच चल ही रहा था। वो समय था जहां एक और जयप्रकाश जी और लोहिया जी के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन तेजी के साथ खड़ा हो रहा था। वहीं पर बिहार की धरती पर भिखारी ठाकुर जी सांस्कृतिक परिवर्तन का बिगुल फूंक चुके थे और वो अपने सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से न केवल अपनी पहचान बना चुके थे बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन के एक सफलतम योद्धा के रूप में उनकी ख्याति बिहार के बाहर देश के अन्य प्रदेशों में भी पहुंच गई थी। ऐसे ही समय में बाबू जगदेव प्रसाद जी ने देखा कि सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन की भी बात आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए उन्होंने सामंती प्रथा के खिलाफ बगावत किया, बिगुल फूंका और उनकी सलाही में बाबू जगदेव प्रसाद जी के साथ में उनके तमाम सहयोगी जगदीश मास्टर, रामेश्वर यादव जी, रामनरेश नाम, विनोद मिश्रा, नागभूषण पटनायक जैसे लोग संघर्षों के साथी बने। यद्यपि छात्र जीवन से वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ते ही उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र है जनता का संपादन भी प्रारंभ किया और 1955 में हैदराबाद जाकर के अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन का भी संपादन कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया और उसी के साथ साथ हिंदी साप्ताहिक उदय का भी संपादन बाबू जगदेव प्रसाद जी ने शुरू किया। क्योंकि जिस तरीके से उनके तेवर तल्ख थे उसी प्रकार से उनकी लेखनी भी तल्ख थी, जिसके नाते उनके संपादन कार्यों से कुछ लोगों को गुरेज हुआ, जिससे कि बात नहीं बनी। मनमुटाव के चलते उन्होंने संपादन का कार्य छोड़ दिया और पूर्णकालिक राजनीति में समाजवादियों के साथ आंदोलन में सहभागीदार बनने लगे। इसी दरमियान मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि 67 में उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से कुर्था से विधायक का चुनाव लड़ा और बड़े बहुमत से विधायक का चुनाव भी जीता। उन्होंने पहली बार बिहार में उनके और कर्पूरी ठाकुर जी के सहयोग से गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी
जो सम्मिलित सरकार कहलाई, जिसके मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी बने। क्योंकि इस सरकार के बनाने में कर्पूरी ठाकुर जी और बाबू जगदेव प्रसाद जी की अहम भूमिका थी, इसे स्वाभाविक रूप से उनका नाम, उनकी ख्याति पूरे बिहार में फैली। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश में वर्ण व्यवस्था, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना पहले से समाज में झेल घुलती आ रही थी, कुछ वर्ग विशेष के लोग दलित आदिवासी पिछड़े समाज को जानवर से बदतर समझते थे, उनके साथ बदसलूकी भी होती थी, मार पिटाई भी की जाती थी, दुर्व्यवहार भी किया जाता था, और साथ ही साथ जिस तरीके से सामंती जनजातीय अत्याचार उन गरीबों को सहना पड़ता था, वहीं पर दूसरी ओर जातवाद का भी शिकार उनको होना पड़ता था। यानी दोहरी मार उनको खानी पड़ती थी। एक तो जातिवाद की त्रासदी झेलनी पड़ती थी, जिसके नाते उनको पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था, और दूसरी ओर सामंती जनजातीय अत्याचार के सामने भी उनको गुलामी झेलनी पड़ती थी, और सामंतों के भी मार पिटाई के शिकार हुआ करते थे। ऐसे ही समय में बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जो सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई छेड़ी, जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, वहीं पर दूसरी ओर सामंती जनजातीय अत्याचार के खिलाफ भी उनकी लड़ाई चली। उनके इस तेवर को देखते हुए विशेष रूप से ऊंची जात के लोग जो स्वयंभू बनते हैं, जो पैदाइशी ऊंच होने का तगमा लेके आते हैं, वो उनके आंख की वो किरकिरी बन गए। वहीं पर बड़े बड़े जमींदार जो सामंती जनजाति के अलंबरदार हुआ करते थे, जो गरीबों पर कहर बरपा करते थे, बाबू जगदेव प्रसाद जी के खड़े होने से उनको भी कहीं न कहीं दिक्कतें आती थी, और उनके भी कार्यों में कहीं न कहीं हस्तक्षेप, दखल या विरोध बाबू जगदेव प्रसाद जी का झेलना पड़ता था। लेकिन वो हटे नहीं। वैचारिक मतभेद के चलते आगे चल करके यद्यपि उनको सोशलिस्ट पार्टी भी छोड़ना पड़ा, लेकिन सामाजिक राजनीतिक लड़ाई और उनका तेवर नहीं बदला। इसी दरमियान 67 के इर्द गिर्द में ही सोशलिस्ट पार्टी छोड़ने के बाद बाबू जगदेव प्रसाद जी ने सोशलिस्ट दल का गठन किया 25 अगस्त 1967 को, और वो अपने उसी अभियान में सामंती जनजातीय अत्याचार के खिलाफ, जात पात, छुआछूत, ऊंच के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, और चूंकि क्रांतिकारी विचार के थे, इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद जी के समर्थन में 1970 में श्री दारोगा प्रसाद राय जी बिहार के मुख्यमंत्री बने।
इसी दरमियान उन्हें सरकार में मंत्री बनने का भी मौका मिला और आगे चल रहे 1972 में बाबू जगदेव साहू जी ने शोषित समाज दल का गठन किया, जिसमें आर्य संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बाबू जगदेव साहू जी उसके राष्ट्रीय महासचिव बने। राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद बाबू जगदेव साहू जी न केवल बिहार अपितु बिहार के बाहर भी उनके दौरे प्रारंभ हुए। जगह जगह सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन की बात आगे बढ़ी और साथ ही साथ उनकी मांग भी देश के अन्य प्रदेशों में भी होने लगी। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की बात को लेकर के जो बिहार या देश के अन्य तथाकथित बड़े लोग थे, पैदाइशी या जात के आधार पर, योग कहिए वर्ण व्यवस्था के आधार पर, वो बाबू जगदेव साहू जी को किसी भी रूप में पचा नहीं पा रहे थे। ऐसी हालत में जगह जगह उनका विरोध भी शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने किसी भी विरोध का कभी चिंता नहीं किया, बल्कि लगातार वो अपने मिशन में बने रहे। यहां तक कि कई बार वो जातिवाद और सामंती जुर्म जाति और शोषण के खिलाफ वो मुखर होकर आवाज उठाते थे। यहां तक कि उन्होंने नारा भी दिया था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही नहीं, इसके आगे भी उन्होंने कहा 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस तरीके से वो लोगों में लोकप्रिय होते गए। दलित आदिवासी पिछड़े लामबंद होना शुरू हुए। सामंती जनजाति अत्याचार के शिकार लोग बाबू जगदेव साहू जी के साथ खड़ा होना शुरू हुए। इससे न जातवादी ताकतों की चूल्हे हिली, अभी तो सामंतवादी ताकतों की भी चूल्हे हिलने लगी। और इसी क्रम में उन्होंने जातिवाद का तो इतना जबरदस्त और मुखर विरोध किया कि इसके लिए भी उन्होंने एक अलग से नारा दिया, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये बाबू जगदेव साहू जी का दिया हुआ नारा। पुनर्जन्म और भाग्यवान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। यानी सामंतवाद और ब्राह्मणवाद बाबू जगदेव साहू जी के निशाने पर था। इसीलिए जहां एक और सामंतों के खिलाफ यह नारा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वहीं पर दूसरी ओर था कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इससे जन्मा ब्राह्मणवाद, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये नारे उनके तेवर को बताते हैं
कि किस तरीके से वो हमलावर होकर ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव बिना पर शोषणकारी ताकतों का वो विरोध करते थे। मुखर विरोधी होकर के डट करके इनके खिलाफ हर जगह चाक चौबंदी के साथ लड़ाइयां भी लड़ते थे और साथ ही साथ वो ये जानते भी थे कि लड़ाई बहुत आसान नहीं, ये लड़ाई कठिन है, क्योंकि जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। जहां एक और ब्राह्मणवादी ताकतें अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक करके, किसी भी हद तक गिर करके वो पलटवार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। वहीं पर सामंतवादी ताकतें भी इतनी मजबूत स्थिति में थी कि उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना किसी आम व्यक्ति के शक्ति के बाहर थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखा करके, जिस तरीके से डट करके ब्राह्मणवाद और सामंतवाद का मुकाबला किया, उससे सामंतवाद और ब्राह्मणवाद दोनों भयभीत भी हुआ, कमजोर भी पड़ने लगे। और जो यहाँ का शोषित वर्ग था, दबे पिछड़े पीड़ित मजलूम समाज के लोग, दलित आदिवासी पिछड़े, ये सब बाबू जगदेव प्रसाद जी के साथ मजबूती के साथ लामबंद भी होने लगे और खड़े भी होने लगे। वो चूंकि जानते थे कि हमारी लड़ाई कठिन है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं वो लंबी और कठिन होगी, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं। इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। यह था बाबू जगदेव प्रसाद जी का दृढ़ निश्चय और विश्वास, यानी जीत के प्रति वो कितने आश्वस्त थे। इस कथन से स्पष्ट होता है कि अपने आंदोलन का भविष्य भी जानते थे, किन किन परिस्थितियों से इस आंदोलन को गुजरना पड़ेगा और संघर्ष के साथियों को किन किन परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा, वो सब जानते थे। इसीलिए अपने इस कथन के माध्यम से भावी परिस्थितियों को भी रेखांकित किया, जिससे कि आने वाले उनके साथी उन भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। इसी क्रम में हम जानते हैं कि 5 सितंबर 1974 का दिन हमारे लिए वो अभिशप्त दिन था जब बाबू जगदेव प्रसाद जी हजारों की संख्या में लोगों को लेकर
काला झंडा लेकर के कुर्था में आगे बढ़ रहे थे। सामंतवाद का और ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए सत्याग्रहियों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तो वहां पर तत्कालीन पुलिस प्रशासन ने उनको आगे बढ़ने से रोका, और रोका ही नहीं बल्कि जो ब्राह्मणवाद और सामंती मानसिकता के पुलिस थे, उन्होंने खुद उन पर हमला कर दिया, जिसमें हमला के बावजूद भी वो अपने सत्याग्रह पर अडिग रहे। अपने सत्याग्रहियों को भाषण दे रहे थे, भाषण भी देना जारी रखा। इसी दरमियान उनके गले में गोली लगी, जिसके नाते वो गिरे। घायलावस्था में पुलिस बल उनको उठाने ले गया, जहां उनकी मौत हो गई। और वो बिहार के लिए, इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, आंदोलन से पीछे नहीं हटे, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, अपनी विचारधारा पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के उन तमाम अलंबरदारों में बाबू जगदेव प्रसाद जी अपने क्रांतिकारी विचारों से वो उपस्थित दर्शक आ गए, जिससे पूरा देश उनको नमन करता रहेगा, पूरा देश उनके पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक शोषण के खिलाफ जो उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हमें एक सबक होगा कि किस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए जिया, हमारे लिए लड़ा, हमारे लिए मरा। सीना तान के हमारे मान सम्मान की लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे सम्मान का परचम लहराया, खुद शहीद हुआ, लेकिन झुका नहीं, बल्कि सामंती जुमला के अत्याचार और ब्राह्मणवाद के नगरनाच के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा, डटा रहा। और उस अमरवीर सपूत बाबू जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा, जो बिहार की धरती के लेनिन कहे जाते थे, आज भी बिहार लेनिन के नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्हें मैं कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अमरवीर सपूत शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सभी बिहार वालियों को, बिहार वासियों को, बहुत बिहार वासियों की तरफ से भी मैं बाबू जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और साथ ही साथ हम पूरे देशवासियों से आग्रह करते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी के उस कारवां को हम सब लोगों को मिल करके आगे बढ़ाना है। आज यद्यपि देश आजाद हो गया है, हम राजनीतिक रूप से आजाद जरूर हैं, लेकिन अभी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से कहीं न कहीं गुलामी की ताकत झेल रहे हैं।
इसलिए इससे विमुक्ति पाने के लिए हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक गुलामी के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रखनी होगी। सम्मान स्वाभिमान की बात को आगे बढ़ानी पड़ेगी। हमारे तमाम उन सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जो समय समय पर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो आज भी उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यद्यपि आज़ादी के 79वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं, फिर भी आज भी जबकि हमारा अपना भारतीय संविधान है, जिस संविधान के नज़र में हम सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, वर्ण, जात के लोग समान हैं, सबका समान रूप से सम्मान है, सभी को मनचाहे तरीके से प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का समान अवसर है, फिर भी जातपात, छुआछूत, ऊंच नीच का नंगा नाच आज भी जिंदा है, जिसका परिणाम है आए गए दिन कभी किसी आदिवासी के सिर पर कोई पेशाब करने में अपनी शान समझता है, कोई दलित के शरीर में मलमूत्र लेप कर अपनी मोछ ऐंठता है, तो कहीं किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के छू जाने पर कहीं घर को गंगा जल से धोया जाता है, कहीं गोमूत्र से धोया जाता है, तो कहीं मूर्ति को गंगा जल से धो करके छूत की बीमारी का एहसास कराया जाता है। तो आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं कि मंदिरों में सामान्य दलित, आदिवासी या पिछड़े की तो बात जाने दीजिए, यदि आदिवासी दलित पिछड़े समाज का राष्ट्रपति भी हो जाता है तो उसको मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता है। एक नहीं, दो मिसाल इस देश में है। एक तो इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब ब्रह्मा के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे तो मंदिर में जाने से उनको भी रोक दिया गया था। मजबूरन सीढ़ी पर माथा नवा करके वापस चले आए थे। वहीं पर दूसरी ओर वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर में गई तो मंदिर में जाने से उनको भी रोक दिया जाता है, क्योंकि वो भी आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती है। इसीलिए आदिवासी समाज में पैदा होने का दंश राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनको झेलना पड़ा। मंदिर प्रवेश से रोका जाना वाकई में इस देश के जातिवाद के नंगा नाच का एक जीवंत उदाहरण है। तो स्वाभाविक रूप से आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले इस देश की कितनी भयानक स्थिति रही होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देश की आजादी के बाद भी अगर ये परिस्थितियां हैं तो स्वाभाविक रूप से इस देश का दुर्भाग्य है। आज संप्रभु राष्ट्र भारत में अपना संविधान होने के बावजूद भी जब हम आजादी का 79वीं वर्षगांठ मना चुके हों, उसके बाद भी जात-पात, छुआछूत, ऊंची का नंगा नाच
आए गए दिन देखने को मिलता है। ये कितना दर्दनाक और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आजाद भारत में ब्राह्मणवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। समूल नष्ट करने के लिए एक नहीं मालूम कितने बाबू जगदेव कुशवाहा जी को शहादत देनी पड़ेगी, इसकी कोई गिनती नहीं है, इसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में हम इस संकल्प की भावना से आगे बढ़ें कि बाबू जगदेव प्रसाद जी के उन सपनों को साकार करने के लिए हम संकल्पित हैं। हम जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और सामंती जनजातीय अत्याचार के खिलाफ भी हम बाबू जगदेव प्रसाद जी के पथ चिन्हों पर चलते हुए समतामूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में साथियों, मैं पुनः अपनी ओर से आप सभी लोगों की ओर से शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।